Hello everyone, good morning and welcome to PWUGC Net. Good morning dear students and welcome to PWUGC Net. Welcome to your political science lecture by me Chandni Mulchandani of Faculty for Paper 2 Political Science. The topic of the discussion for the day is Aristotle, the father of political science. But before that we will be completing the topic of Plato. If I am clearly visible, audible along with the content, please mention in the comment box. एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए वीडियो ऑडियो पीपीटी सब ठीक है. गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग अनुष्का, सलोनी, अपर्णा, तुल्या, शादाब. आई एम गुड अपर्णा, थैंक यू. आई होप यू आर डूइंग वेल टू. प्रियंका गुड मॉर्निंग. अर्चना, शालिनी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. ओके, वीडियो ऑडियो पीपीटी कंफर्म कर दीजिए आप लोग, ठीक है. यस, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन. ऑल क्लियर. ओके, चलो तो शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक. उससे पहले मुझे बताओ कल का होमवर्क किसने किसने किया. कल का होमवर्क किसने किसने किया. कल होमवर्क दिया था ना, करके आए हो कि नहीं बताओ. ओके, चलिए. कंफर्म कीजिए एक बार मुझे, होमवर्क किया, कोई डाउट कोई क्वेरी है क्या. हाँ पूछिए सलोनी. जल्दी से पूछ लिया करो. ठीक है, जब तक आप पूछें तब तक मैं एक डाउट का आंसर देना चाहूंगी. अर्चना पूछ रही थी कन्फ्यूशस के टॉपिक में कि मैम कन्फ्यूशस की जो 5 क्लासिक्स है उसमें बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स है क्या. हाँ जी, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कहीं कहीं पर मेंशन्ड है. जो मैंने आपको 5 किताबें बताई थी वो भी मेंशन्ड है, कहीं कहीं पर बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन्ड है. तो देख लेना, क्योंकि सोर्सेस की कमी के कारण बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है. आई हैव रेड फ्यू बुक्स. बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी अगर ऑप्शन में आता है तो आप टिक कर सकते हो कि यस इट इज वन ऑफ द 5 क्लासिक्स. जो मैंने 5 नाम बताए थे वो भी याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है. बट जैसे कि मैंने आपको बताया था स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स को स्प्रिंग एंड विंटर एनल्स कर दिया तो वो गलत होगा, ठीक है. बुक ऑफ ओड्स को बुक ऑफ और कुछ कर दिया, नॉट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, तो वो गलत होगा, ठीक है. ध्यान दीजिएगा. डीपीपी के जो क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं अर्चना, वो अभी आपको बाद में पता चलेंगे. मतलब इस पूरे 10 जो लेक्चर्स हैं, 10-12 लेक्चर्स, उसके बाद एक लेक्चर होगा डीपीपी का. आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो. नहीं समझ आया तो डीपीपी में रेस कर दिया करो. डीपीपी में रेस कर दिया करो कि ये क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. टीम आपको रिप्लाई कर देगी. और जब पूरा आपका यूनिट हो जाएगा तो लास्ट में एक डीपीपी डिस्कशन का क्लास होगा, वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. चलिए, कोई जनरल डाउट है तो पूछ सकते हैं, बट अभी हमें टॉपिक कवर करना है. वी कैन नॉट जस्ट लाइक सॉल्व एक क्लास में टॉपिक और एक क्लास में डीपीपी, नहीं कर सकते हैं ऐसा हम. कुछ नहीं समझ में आया है तो आप एक आध 2 चीजें हैं तो पूछ सकते हो, दैट यू कैन आस्क सिंपली, ठीक है. चलो अब हम बढ़ते हैं, प्लेटो का रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम एरिस्टोटल की तरफ बढ़ेंगे. प्लेटो के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था कल, फटाफट बताते जाओ. व्हाट ऑल वी रेड. प्लेटो,
नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, फटाफट बताते जाओ। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ आइडियलिज्म, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, फादर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म ये भी कहा जाता है प्लेटो को। एथेंस में जन्म हुआ था, कंटेम्प्ररी थे पेलोपोनेशियन वॉर के। पेलोपोनेशियन वॉर किसके किसके बीच में हुई थी? एथेंस और स्पार्ता के बीच में हुई थी। स्पार्ता जीत चुका था, एथेंस हार चुका था। प्लेटो उसी का जो है कारण जानना चाहते थे। प्लेटो ने अकेडमिया, अपनी अकेडमी खोली थी किस साल में बताइए? क्विकली टेल मी द ईयर। देन आफ्टर दैट प्लेटो की बुक्स हमने पढ़ी थी जिसमें RSL पढ़ा था, रिपब्लिकन स्टेट्समैन लॉज, ये हमने क्रोनोलॉजी पढ़ी थी और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। प्लेटो पे प्रभाव किसके किसके थे? तो पाइथागोरस का प्रभाव था, हेराक्लिटस का प्रभाव था, हेराक्लिटस, देन परमानिडस का प्रभाव था और सुकरात का प्रभाव था, प्लस ही वाज लाइक अ थिंकर ऑफ हिज टाइम, तो पेलोपोनेशियन वॉर का प्रभाव था। उन्होंने रिपब्लिक में थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ आइडियाज दी थी, याद आ रहा है? फिर हमने थ्योरी ऑफ आइडियाज पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ आइडियाज जिसमें हमने पढ़ा था दैट रियलिटी इज ओनली द शेडो ऑफ आइडियाज, रियलिटी इज ओनली द शेडो ऑफ आइडियाज, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट वी रेड, रियलिटी इज ओनली द शेडो ऑफ आइडियाज के बाद हमने पढ़ा था अबाउट थ्योरी ऑफ सोल्स, जहां पे 3 तरीके की सोल्स की बात करी थी प्लेटो ने, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ कॉपर, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ कॉपर, याद आ रहा है? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वी रेड अबाउट थ्योरी ऑफ सोल्स, थ्योरी ऑफ आइडियाज एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्लेटो का न्याय क्या था? 1 मैन 1 वर्क 1 ड्यूटी 1 क्लास, 1 मैन 1 वर्क 1 ड्यूटी 1 क्लास, 1 मैन 1 वर्क 1 ड्यूटी 1 क्लास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो की। आज अपने को पढ़ना है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। यस, इट वाज 387 BC, 387 BC में एकेडमिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। अभी एरिस्टोटल पढ़ोगे तब तो डिफरेंस कर पाओगे। मैं आपसे कहूं सर्दी और गर्मी में डिफरेंस बताओ, आपने सिर्फ गर्मी का मौसम देखा है, सर्दी देखी ही नहीं है, तो आप कैसे बता पाओगे? जब एरिस्टोटल पढ़ोगे तब तो डिफरेंस बता पाओगे शादाब। कल तो जस्ट मैं आपको बताती जा रही थी ताकि आपको याद रहे, बट जो मेन आप देखोगे कि प्रभाव है या मेन जो अंतर है वो तो आप तब बता पाओगे जब आप दोनों को अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। प्लेटो और फासिज्म, फासिज्म क्या बताना है वो बताओ, फासिज्म क्या बताना है वो बताओ, फासिज्म में क्या पता करना है आपको? अपार्ट फ्रॉम दैट डाउट सेक्शन में सबमिट किया है तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा सलोनी, नहीं मिलेगा तो आप मुझे कल बताइएगा, ठीक है। 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्लेटो को यूटोपियन थिंकर भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना। अब थोड़ा सा प्लेटो की जो मेथोडोलॉजी है उससे सवाल आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रही थी तो उसको आप लिख लीजिए कि क्या क्या मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया है। हालांकि वी हैव डिस्कस्ड, बट थोड़ा मैं आपको डिटेल से मतलब पॉइंट वाइज समझाना चाहूंगी फिर से। डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग किया है, हिंदी वाले लिखे डायलेक्टिकल मेथड को द्वंदात्मक पद्धति, द्वंदात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस कल हमने पढ़ा था, है ना। हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग किया है, ऐतिहासिक मेथड का प्रयोग किया है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण का, ऐतिहासिक तरीके का प्रयोग किया है प्लेटो ने। एनालिटिकल मेथड का प्रयोग किया है। इसमें से कोई भी वर्ड आएगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथोडोलॉजी इज यूज्ड बाय प्लेटो, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से देख लेना, जो भी ऑप्शन होगा वो टिक कर देना। एनालिटिकल मेथड का मतलब हो गया विश्लेषणात्मक, ठीक है, विश्लेषणात्मक मेथड का प्रयोग किया है। देन आफ्टर दैट टीलियोलॉजिकल अप्रोच, टीलियोलॉजिकल अप्रोच का भी प्रयोग थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। टीलियोलॉजिकल अप्रोच का भी प्रयोग हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ये टीलियोलॉजिकल अप्रोच क्या है? टीलियोलॉजिकल अप्रोच को आप कहते हो सौदेश्यात्मक, सौदेश्यात्मक। देखिए टीलियोलॉजी को कहते हैं इट इज स्कूल ऑफ डेस्टिनी, ये जो है भाग्य का स्कूल है। मतलब टीलियोलॉजिकल अप्रोच मानती है दैट एवरीथिंग हैज अ रीजन, एवरीथिंग, एवरी एक्शन, एवरीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग हैज अ रीजन।
जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे का कोई कारण है, और वो कारण मतलब प्री डिसाइडेड है, भाग्य में लिखा हुआ है। हम अक्सर कहते हैं ना, भाग्य में लिखा हुआ है। प्लेटो के स्टडी में टीलियोलॉजिकल अप्रोच का प्रयोग हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। मेन टीलियोलॉजी का प्रयोग किया है एरिस्टोटल ने, और इवन एरिस्टोटल से बाकी थिंकर्स भी प्रभावित हुए हैं। तो इन केस अगर प्लेटो में पूछा जाए कि क्या उसने टीलियोलॉजिकल अप्रोच का प्रयोग किया है, तो आप हाँ लिखोगे। बट अगर ऑप्शंस में हो कि इसमें से किसने टीलियोलॉजिकल अप्रोच का प्रयोग किया है, और इसमें एरिस्टोटल भी हो प्लेटो भी हो, आपको एक चूज करना हो, तो आप एरिस्टोटल को चूज करोगे। तो आप एरिस्टोटल को चूज करोगे, ठीक है। बिकॉज एरिस्टोटल जो है, ही इज द वन जिसने टीलियोलॉजिकल अप्रोच का झंडा आगे फहराया, आगे लेकर के गए वो टीलियोलॉजिकल अप्रोच को, ठीक है। तो प्लेटो में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है एरिस्टोटल में। टीलियोलॉजिकल अप्रोच को फिर से एक बार समझते हैं। टीलियोलॉजिकल अप्रोच मतलब भाग्य का स्कूल। भाग्य का स्कूल कहने का मतलब है कि हर एक चीज के पीछे कुछ कारण है, और वो कारण पहले से ही डिसाइडेड है। हर एक चीज, संसार का हर एक एक्शन, मनुष्य का हर एक एक्शन प्री डेस्टिन्ड है, पहले से ही पूर्व अनुमानित है, पहले से ही डिसाइडेड है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आसान भाषा में हम समझे तो मेरा जन्म हुआ है आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे कई सारे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकले, शायद उसके पीछे कारण ये था कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस आज पढ़ाऊं, ठीक है। टीलियोलॉजिकल अप्रोच, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है, मतलब डिडक्टिव और इंडक्टिव में से प्लेटो ने कौन सा जो है अप्रोच प्रयोग में लाया? एनालॉजिकल अप्रोच का भी प्रयोग किया उन्होंने, एनालॉजिकल अप्रोच का भी प्रयोग किया। एनालॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है? सादृश्यात्मक, सादृश्यात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। बताओ मुझे कि डिडक्टिव या इंडक्टिव किसका प्रयोग किया? डाउट सेक्शन टीम सॉल्व करती है सलोनी, जो डाउट मुझ तक आने होते हैं वो मुझ तक आते हैं, वरना टीम सॉल्व करती है। डिडक्टिव, ठीक है। डिडक्टिव अप्रोच का प्रयोग किया है, डिडक्टिव अप्रोच का प्रयोग किया है, जिसका हिंदी वर्ड साउंड्स लाइक ए टंग ट्विस्टर, निगमनात्मक, ठीक है, निगमनात्मक। तो ये सारे मेथडोलॉजीज प्लेटो ने प्रयोग किए हैं, ध्यान रखिएगा, राइट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं उनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन। थ्योरी ऑफ एजुकेशन, देखिए प्लेटो को समझाने के लिए ना कई बार एक जो है किताबों में आप देखोगे, गुड मॉर्निंग पम्मी, पम्मी आपका जो डाउट था कि बुक्स आपको चाहिए थी, मैंने टीम से कहा था कि आपको बता दें कि मैम विल कनेक्ट विद यू, सो आई डेफिनेटली कनेक्ट विद यू ऑन टेलीग्राम, गिव मी अ डे, मतलब आज या कल में मैं आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है। चलिए, प्लेटो को समझने के लिए हम बहुत सारी किताबों में देखते हैं कि प्लेटो के राज्य का जो आधार था वो था न्याय। प्लेटो के राज्य का जो आधार था वो था न्याय। न्याय क्या था प्लेटो के लिए? वन मैन वन वर्क वन ड्यूटी, वन मैन वन वर्क वन ड्यूटी एंड वन क्लास, ठीक है। वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी, राइट। जस्टिस उनके राज्य का बेस था, आधार था। और प्लेटो के राज्य के स्तंभ क्या थे? किस पे उनका राज्य खड़ा था? एजुकेशन, शिक्षा, और दूसरा कम्युनिज्म, साम्यवाद। एजुकेशन, शिक्षा, और दूसरा कम्युनिज्म, साम्यवाद, ठीक है। कम्युनिज्म, साम्यवाद। और इस राज्य में सबसे ऊपर कौन था? आइडियल नहीं, इस राज्य में सबसे ऊपर कौन था? फिलोसोफर किंग। ये आइडियल स्टेट की पूरे बात हो रही है, आदर्श राज्य की बात हो रही है। सबसे ऊपर थे दार्शनिक राजा, सबसे ऊपर थे पीके, फिलोसोफर किंग, ठीक है, राइट। ये आप देखोगे कि प्लेटो के पूरे राज्य को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, पीके की क्या क्वालिटीज बताई हैं प्लेटो ने? अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? प्लेटो के पीके जो है वो कैसे होने चाहिए? प्लेटो के पीके ऑनेस्ट होने चाहिए। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ठीक है। प्लेटो के पीके जो है हम्बल होने चाहिए। हम्बल मतलब मधुर भाषा का प्रयोग करे। एथिकल
नैतिक हो, ठीक है, नैतिक हो, फिजिकली फिट, शारीरिक रूप से सक्षम हो, शारीरिक रूप से फिट हो, फिजिकली फिट, ठीक है, एंड शिक्षित हो, एडुकेटेड हो। अब शिक्षा कैसे मिलेगी पीके को? सबसे पहले ईमानदार हो, मधुर हो, मतलब डाउन टू अर्थ हो, नैतिक हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो और शिक्षित हो। शिक्षा कैसे मिलेगी? तो शिक्षा के लिए अपने को जानना पड़ेगा थ्योरी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के लिए अपने को जानना पड़ेगा थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नाउ क्या है थ्योरी ऑफ एजुकेशन? चलिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन के तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट, पहले लिख लीजिए। स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्लेटो, यानी राज्य व्यक्ति का प्रतिबिंब है, व्यक्ति की छाया है, व्यक्ति की छाया है। मतलब क्या हुआ? ये प्लेटो का कथन है, स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की छाया, व्यक्ति की परछाई राज्य है। कहने का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है कि एक है व्यक्ति, एक है राज्य। आप अभी से पॉलिटिकल थ्योरी में, डब्ल्यूपीटी में स्पेशली जो भी थिंकर्स पढ़ोगे आप देखोगे उनके बीच में क्लैश है। क्लैश मतलब कोई व्यक्ति को ऊपर रखेगा, कोई राज्य को ऊपर रखेगा। जो राज्य को ऊपर रखेगा वो स्टैटिस्ट हो गया, राज्यवादी हो गया। जो व्यक्ति को ऊपर रखेगा वो इंडिविजुअलिस्ट हो गया, वो व्यक्तिवादी हो गया, ठीक है। तो स्टेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं प्लेटो कि राज्य जो है वो व्यक्ति की परछाई है। मतलब अगर राज्य आइडियल होगा तो व्यक्ति भी आइडियल होगा और वाइस वर्सा। अगर राज्य आदर्श होगा तो व्यक्ति भी आदर्श होगा और वाइस वर्सा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो व्यक्ति की परछाई है ना, तो व्यक्ति अगर आदर्श होगा तो राज्य भी आदर्श होगा, ठीक है। व्यक्ति और राज्य जुड़े हुए हैं। तो प्लेटो जो है वो स्टैटिस्ट है, इंडिविजुअलिस्ट नहीं है। वो व्यक्ति के अधिकारों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो राज्यवादी है, स्टैटिस्ट है, ठीक है। वो राज्यवादी है, स्टैटिस्ट है, वो राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं शिक्षा के सिद्धांत की तरफ। देखिए प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत था उसका उद्देश्य क्या था कि एक सोल की जो बेस्ट प्रॉपर्टी है, एक आत्मा का जो बेस्ट फीचर है उसको ढूंढना, उसको फाइंड आउट करना। तीन तरीके की प्रॉपर्टीज थी, तीन कंपोनेंट्स थे। रीजन, करेज, एपेटाइट, याद है, तर्क, साहस और उसके अलावा भूख, है ना। तो किसमें तर्क ज्यादा है, किसमें साहस ज्यादा है, किसमें भूख ज्यादा है, ये तीनों प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना शिक्षा के प्रणाली का सिद्धांत का उद्देश्य था, ठीक है। और वो क्वालिटी फाइंड आउट करके फाइनल एम जो था वो था आइडियल स्टेट को स्टैब्लिश करना। बेस्ट प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करके आदर्श राज्य की स्थापना करना, यही प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत का उद्देश्य था। और प्लेटो चाहते थे कि स्पार्ता का जो एजुकेशन सिस्टम था, स्पार्ता और एथेंस, याद आ रहा है, वो एथेंस के एजुकेशन सिस्टम के साथ मिक्स हो और एक बेस्ट आपके सामने जो है सिस्टम आए। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग जब कोई पढ़ा रहा होता है तो कमेंट कैसे पढ़ सकता है? पढ़ाने के बाद कमेंट के पास आऊंगी ना, 5-10 मिनट का टाइम दो, राइट। प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत है वो ये है कि एथेंस और स्पार्ता के एजुकेशन सिस्टम की बेस्ट क्वालिटीज को वो मिक्स करना चाहते थे। एथेंस और स्पार्ता की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी बेस्ट क्वालिटीज को वो मिक्स करना चाहते थे प्लेटो, मिक्स करके और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहते थे जो एथेंस को आगे लेकर के जाए, जो एथेंस को आदर्श राज्य में कन्वर्ट करे, ठीक है। अब प्लेटो ने शिक्षा को बहुत ही व्यापक, बहुत ही समग्र रूप में लिया है। मतलब शिक्षा का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, बुक्स के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, बुक्स के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। स्पिरिचुअल एज इन बताती हूं, नैतिकता की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देखो उनका पीके जो है वो नैतिक होना चाहिए, है ना। तो प्लेटो की जो शिक्षा है या प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही होलिस्टिक है, बहुत ही समग्र है। कैसे पढ़ेंगे अभी? एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर द हार्मोनियस वर्किंग ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। और जैसे कि मैंने अभी आपको एक ट्रायंगल के रूप में बताया कि उनके आदर्श राज्य का एक स्तंभ है शिक्षा, एक पिलर है शिक्षा। सो इट मीन्स एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोनियस वर्किंग ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। एक राज्य के सामंजस्यपूर्ण काम करने के पीछे, हार्मोनियस वर्किंग के पीछे शिक्षा ही हो सकती है, प्लेटो कहते हैं, ठीक है।
अब प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के फीचर्स, सबसे पहले स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन होगा, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा होगी। दूसरा, पुरुष और स्त्री, मेन एंड विमेन दोनों के लिए शिक्षा अलाउड होगी। इट मींस पीके के साथ पीक्यू भी हो सकती है, पीके के साथ पीक्यू, फिलोसोफर किंग के साथ फिलोसोफर क्वीन भी हो सकती है। अगर आप पीके जितनी शिक्षा हासिल कर रहे हो, आप स्त्री हो या पुरुष, तो आप फिलोसोफर किंग या क्वीन बन सकते हो। ठीक है। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य का सख्त नियंत्रण। साहित्य का सख्त नियंत्रण का मतलब क्या है? जो भी आप पढ़ रहे हो, कौन सी किताब पढ़ोगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, ये भी राज्य कंट्रोल करेगा। कंपलसरी एजुकेशन, शिक्षा अनिवार्य है। मेंटल और मॉरल दोनों डेवलपमेंट की शिक्षा बात करती है। रिलेशन विद सोल, मतलब आत्मा से संबंधित, माने कि मेरी आत्मा में जो भी गुण बेटर है उससे रिलेटेड मुझे शिक्षा मिले। और फाइनल एम जो है शिक्षा का, वो है प्रोड्यूसिंग फिलोसोफर किंग, वो है दार्शनिक राजा को जन्म देना, दार्शनिक राजा की उत्पत्ति। ठीक है। अब उन्होंने शिक्षा की प्रणाली समझाने के लिए कुछ स्टेजेस बताए हैं। सबसे पहले है अपने पास स्टेज 1। स्टेज 1 है 0 से 18 साल। अब ये स्टेज 1 को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक स्टेज। प्राथमिक स्टेज में बच्चों को म्यूजिक, जिम्नास्टिक, मॉरल स्टोरी पढ़ाई जाएगी। फिर आएगी सेकेंडरी स्टेज, जहां पे बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाएगी अलग अलग डिसिप्लिन की। बेसिक एजुकेशन दी जाएगी अलग अलग डिसिप्लिन की, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की बेसिक एजुकेशन यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की बेसिक एजुकेशन यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्टेज 2 18 से 20 साल, जब मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी दी जाएगी और 20 साल में पहला एग्जाम होगा लाइफ का। 20 इयर्स में फर्स्ट एग्जाम होगा लाइफ का, फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो एग्जाम पास करेंगे वो आगे पढ़ेंगे, जो एग्जाम पास करेंगे वो आगे पढ़ेंगे, विल बी मोर इनटू स्टडीज, उन्हें और ज्यादा पढ़ना होगा। जो फेल हो जाएंगे वो छट जाएंगे और वो हो जाएंगे आपके हाई ऑन एपेटाइट, जिनमें एपेटाइट ज्यादा है, और वो प्रोड्यूसिंग क्लास बन जाएंगे। तो मतलब 20 साल तक तो सबको शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी, और उसके बाद कोई प्रोड्यूसिंग क्लास वाला होगा जिसमें एपेटाइट ज्यादा होगी, तो वो मैन ऑफ कॉपर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो प्रोड्यूसिंग क्लास, वो उत्पादन वर्ग को बिलोंग करेगा। ठीक है। फिर 20 साल के बाद आता है आपका हायर एजुकेशन, 20 से 35 साल, जिसमें से 20 से 30 साल तो आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, साइंस, ज्योमेट्री, लॉजिक्स, एस्ट्रोनॉमी। फिर 30 साल की उम्र में दूसरा एग्जाम लिया जाएगा। 30 इयर्स की एज में सेकेंड एग्जाम लिया जाएगा। 30 इयर्स की एज में सेकेंड एग्जाम लिया जाएगा, और जब सेकेंड एग्जाम लिया जाएगा तब जो आगे पास हो जाएंगे वो पीके की पढ़ाई करेंगे। जो फेल हो जाएंगे वो हाई ऑन करेज होंगे और हाई इन करेज होंगे, और वो हो जाएंगे आपके सोल्जर क्लास, वो हो जाएंगे आपके सोल्जर क्लास, मैन ऑफ सिल्वर। ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे पढ़ोगे, आप देखोगे कि 30 से 35 साल डायलेक्टिक सबको पढ़ाना है, 35 से 50 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है। 50 साल की आयु तक जो पढ़ लेगा वो हो जाएगा फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर क्वीन। अब सवाल क्या क्या बन सकते हैं? एक तो सब कुछ आपको जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ना है। दूसरा, फोकस करना है कि 2 एग्जाम होंगे 20 और 30 साल की उम्र पे। जो जो पास होता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा, नहीं तो छटते जाएंगे अपने अपने रीजन के और करेज के और अपने एपेटाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। पीके की उम्र क्या है? 50 साल। 50 साल की आयु तक अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तब आप पीके या पीक्यू बनोगे। एंड यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा, मतलब लाइफ में हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। प्लेटो एम्फसाइज्ड एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत जो है प्रक्रिया है। ठीक है। इज दिस क्लियर? नाउ टेल मी। नो, नॉट सेम लाइक एंशिएंट इंडिया। व्हाट सिमिलैरिटी यू गॉट इन एजुकेशन सिस्टम? क्या सिमिलैरिटी आपको दिख रही है? हाँ, एक से ज्यादा पीके हो सकते हैं सुनील, बिल्कुल हो सकते हैं, पीके पीक्यू हो सकते हैं। एक पूरा वर्ग है समाज का जो कि रीजन में सबसे आगे है, वो पीके पीक्यू हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। सुनील, पीके बहुत सारे हो सकते हैं और वही हाई ऑन रीजन है, वही कंट्रोल करेंगे, यही बात करी है प्लेटो ने।
नहीं, ऐसा नहीं है कि 35 से 50 साल की ट्रेनिंग में वो एज अ किंग काम करेगा, एज एन इंटर्न काम कर सकता है। किंग वो तभी बनेगा जब वो 50 साल की शिक्षा पूरी कर लेगा। क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? यस पम्मी, राइट। जो लिखा है 3 फेजेस, 3 में डिवाइड किया है शादाब। ये बहुत ही आपका ऑब्जर्वेशन है कि 50 के बाद वो रिटायर हो जाएगा, 50 के बाद ही वो काम करना शुरू करेगा असल मायने में प्लेटो के राज्य में, तभी तो उन्हें यूटोपियन कहा गया है। ऐसी कोई बात नहीं पता अर्चना कि इम्पेयर कर सकते हैं या नहीं। फिजिकली फिट होना चाहिए तो शायद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि प्लेटो के किंग जो है वो फिजिकली फिट होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की तरफ। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की तरफ, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का सिद्धांत। अब देखिए, ये जो साम्यवाद का सिद्धांत है ये बहुत ज्यादा लोगों में प्रचलित हुआ, विचारकों में, और इसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई। एरिस्टोटल खुद, जो कि प्लेटो के शिष्य रहे, उन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की आलोचना करी। कैसे, क्या है पहले तो जानेंगे। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जो है वहां पे वो दो कम्युनिज्म की बात करते हैं, प्रॉपर्टी एंड वाइफ, यानी पत्नियों का साम्यवाद और प्रॉपर्टी का साम्यवाद। क्या कहते हैं, सबसे पहले ये साम्यवाद किसे फॉलो करना है, ये साम्यवाद फॉलो करना है रूलिंग क्लास को यानी पीके को, और सोल्जर क्लास को। जो प्रोड्यूसिंग क्लास है, सिंस ऑलरेडी उनमें एपेटाइट ज्यादा है, ऑलरेडी उनमें डिजायर ज्यादा है, इच्छा ज्यादा है, तो आप उनको प्रॉपर्टी एकत्रित करने से नहीं रोक सकते हो। और फैमिली के लिए ही लोग प्रॉपर्टी एकत्रित करते हैं। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म और थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स जो है आपका एपेटाइट वाले क्लास पे, प्रोड्यूसिंग क्लास पे इंप्लीमेंट नहीं होता, फर्स्ट 2 क्लासेस पे इंप्लीमेंट होता है, दैट इज रूलिंग क्लास एंड सोल्जर क्लास। ठीक है, पीके पर, और पीके के बाद जो दूसरे हैं आपके सोल्जर क्लास, उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट होता है, और आपके थर्ड कैटेगरी पे इंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब प्लेटो कहते हैं किसका किसका कम्युनिज्म करना है, प्रॉपर्टी और वाइव्स का। जो आपका थर्ड क्लास है प्रोड्यूसिंग क्लास, उनमें एपिटाइट ज्यादा है तो आप उनको रोक नहीं सकते हो, तो उनको मत रोको। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी एकत्रित नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति, जब मैं कह रही हूं तो पहले 2 क्लासेस की बात हो रही है, पहले 2 क्लासेस की बात हो रही है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है आपका प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकता। ये जो है काफी रेवोल्यूशनरी, काफी क्रांतिकारी आइडिया रहा है उनका, जहां पे उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी को जब कॉन्सेप्ट आया तो मतलब व्यक्ति भ्रष्ट हो गया। प्रॉपर्टी का जब कॉन्सेप्ट आया तो व्यक्ति भ्रष्ट हो गया, भाई अपने लिए वो प्रॉपर्टी एकत्रित करने लगेगा, मतलब वो जो उसका आइडियल काम है उससे हट जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है फैमिली की। फैमिली के कम्युनिज्म में प्लेटो कहते हैं कि फैमिली इज बिगर एविल देन प्रॉपर्टी। फैमिली प्रॉपर्टी से बहुत बड़ी विपदा है। प्रॉपर्टी तो ठीक है, प्रॉब्लम है, बट फैमिली उससे भी ज्यादा आपकी बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि व्यक्ति जो प्रॉपर्टी कलेक्ट करता है वो परिवार के लिए ही करता है, इट इज फॉर द फैमिली दैट यू अक्यूमुलेट प्रॉपर्टी। और वो कहते हैं कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली होना चाहिए, मतलब कम्युनिज्म ऑफ मैरिज एंड वाइव्स होना चाहिए, मतलब पूरा राज्य एक परिवार है, द होल स्टेट इज अ फैमिली। आप ऐसे मान करके चलो, पूरा राज्य एक परिवार है। परमानेंट वेडिंग का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। स्थायी शादी मतलब हस्बैंड वाइफ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शादी कर रहा है, विवाह का बंधन है, कमिटमेंट है, वो नहीं होना चाहिए। कहते हैं क्या, अमंग द गार्जियन क्लास। गार्जियन क्लास मतलब आपका किंग हो गया, ठीक है, पीके वाला क्लास हो गया गार्जियन क्लास, रूलिंग क्लास हो गया एक तरीके से, रूलिंग क्लास। और वैसे ये आपका सोल्जर क्लास को भी एप्लीकेबल है। ठीक है,
सोल्जर क्लास को भी एप्लीकेबल है। तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति रूलिंग क्लास या सोल्जर क्लास से परमानेंट वेडिंग सिस्टम में नहीं बंधेगा, सारी महिलाएं सारे मेन कॉमनली एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहेंगे। मतलब क्या है, हु विल मैरी हुम विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट, कौन किससे शादी करेगा ये राज्य डिसाइड करेगा। और शादी का पर्पस क्या है, पर्पस है यूजेनिक, पर्पस है यूजेनिक। यूजेनिक मतलब सुजनन, सुजनन मतलब टू फेवर कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स, मतलब वो व्यक्ति और वो महिला, पुरुष और महिला एक साथ आएंगे जस्ट टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, और वो बच्चे होंगे एक इंटेलिजेंट रेस। देखो मतलब एक व्यक्ति जिसमें रीजन बहुत ज्यादा है, एक महिला जिसमें रीजन बहुत ज्यादा है, अगर उनका जो है जो जनरेशन होगा, उनकी मेटिंग होगी, उनकी आगे आने वाली जनरेशन होगी, तो वो ऑब्वियसली रीजन में अच्छी होगी। तो पर्पस क्या है शादी का, यूजेनिक। पर्पस क्या है शादी का, कि अगली पीढ़ी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट रेस को पैदा करना। ठीक है, तो प्लेटो कहते हैं एबिलिस्ट ऑफ मेन एंड एबिलिस्ट ऑफ वुमेन वुड यूनाइट, सबसे अच्छी महिला सबसे अच्छे पुरुष से, अच्छी मतलब हाई ऑन रीजन, हाई ऑन करेज, पुरुष से संबंध बनाएंगे, और फिर वहां से प्रोक्रिएशन होगा, वंश वृद्धि होगी, और ऐसी रेस हमारे सामने आएगी जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो बच्चे को पता नहीं होगा कि वो किसका बेटा है या किसकी बेटी है, माता कौन है पिता कौन है नहीं पता होगा। चाइल्ड रियरिंग का काम राज्य का होगा, बच्चा राज्य की कस्टडी में होगा, बच्चे को बड़े करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी, और बच्चा राज्य के अफेयर में ही पार्टिसिपेट करेगा। कोई भी अपने बच्चों में दूसरे बच्चों में भेदभाव नहीं कर पाएगा, सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, समान व्यवहार बच्चों के साथ होगा। दैट वॉज हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। इसे हाफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है, प्लेटो का हाफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगर एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखना, बिकॉज ये जो कम्युनिज्म है इज नॉट अप्लाइड, इज नॉट अप्लाइड टू एपिटाइट क्लास, एपिटाइट क्लास को ये अप्लाई नहीं होता है। एंड आप ये मान के चलो कि इट मीन्स दिस इज अप्लाइड टू हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ओनली, सिर्फ आधी जनसंख्या पर लागू हो रहा है और आधी जनसंख्या पर लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, आधी जनसंख्या पर लागू हो रहा है और आधी जनसंख्या पर लागू नहीं हो रहा है। राइट, क्लियर? क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? बहुत डिफरेंट है। मॉडर्न कम्युनिज्म क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म अर्चना? व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न कम्युनिज्म अर्चना? अभी अगला टॉपिक वही है भाई, तुम लोग इतना क्या परेशान रहते हो? फिलोसोफर किंग ही है अगला टॉपिक, द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। क्या है, सबके लिए ठीक है, बट क्या है मॉडर्न कम्युनिज्म? ठीक है, चलो अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग।
फिलोसफर किंग जो है प्लेटो के, दैट इज सिमिलर टू द प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, यानी प्लेटो की न्याय की अवधारणा का ही एक उप सिद्धांत है फिलोसफर किंग का सिद्धांत, जहां पे उन्होंने एक पोजीशन ऑफ प्राइड अटैच की है टू द रीजन का एलिमेंट, मतलब जिसमें हाई रीजन है, जो तीन आपके सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, रीजन, करेज, एपेटाइट, जो रीजन है उस रीजन के साथ बहुत ज्यादा एक प्राइड की फीलिंग, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा रीजन है वो सबसे बेहतर है, ये फीलिंग, गर्व की फीलिंग अटैच की है प्लेटो ने। ठीक है, तो तीन कैटेगरीज दी जरूर है उन्होंने, बट उसमें सबसे बेटर है उनके लिए हाई ऑन रीजन, यानी फिलोसफर किंग। ठीक है, कहते हैं वो दैट ओनली कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट पीपल शुड हैव द राइट टू गवर्न। किसके पास शासन का अधिकार होना चाहिए? सिर्फ उन लोगों के पास जो सक्षम है, सिर्फ उन लोगों के पास जो कुशल है, सिर्फ उन लोगों के पास जो सक्षम है, सिर्फ उन लोगों के पास जो कुशल है, और सिर्फ वही लोग शासन करे। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया है प्लेटो ने, ये तो कल ही हमने पढ़ लिया था कि डेमोक्रेसी को वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी सुकरात के समय में बहुत ही एक नॉट सो गुड सिस्टम प्रूव हुआ था, और सुकरात के कारण ही प्लेटो और एरिस्टोटल भी डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, उन्होंने फिलोसफर किंग को अनलिमिटेड पावर्स देने की बात करी, फिलोसफर किंग को बहुत ज्यादा असीमित अधिकार देने की बात करी। वो एक गवर्नमेंट बाय इलीट, यानी अभिजात वर्ग, यानी विशिष्ट वर्ग के सरकार के पक्ष में थे, यानी कुछ लोग जो कि पावरफुल हैं, जो सब पे कंट्रोल कर रहे हैं, उस इलीट सरकार के फेवर में थे। वो एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे, और वो कहते हैं until philosophers are rulers or rulers learn philosophy, cities will never get rid of corruption and evil. Star mark, underline, very important for your exam. Star mark, underline, very important for your exam. फिलोसफर्स आर रूलर, मतलब उनके लिए फिलोसफी बहुत जरूरी थी, नैतिकता बहुत जरूरी थी, फिलोसफी के साथ ही नैतिकता आई। तो कहते हैं जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या फिर राजा दर्शन नहीं पढ़ते, तब तक करप्शन होगा, तब तक भ्रष्टाचार होगा, तब तक बुराई से छुटकारा नहीं मिलेगा। जब सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक राजा बनेंगे या फिर दर्शन की पढ़ाई करके राजा बना जाएगा, तभी राज्य करप्शन या एविल से फ्री होगा। तो फिलोसफर किंग की क्वालिफिकेशन क्या है? मैन ऑफ रीजन होगा, विचारणा शक्ति वाला व्यक्ति होगा, 50 साल की एजुकेशन पूरी करी होगी, नो प्रॉपर्टी, नो फैमिली होगी, कोई संपत्ति नहीं, कोई परिवार नहीं होगा। इस फिलोसफर किंग के पास एब्सोल्यूट पावर्स होंगी। ये जो फिलोसफर किंग है, इसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसके द्वारा लिया गया डिसीजन कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन नहीं कर सकता, सवाल नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि भाई 50 साल की पढ़ाई पूरी करके काबिलियत रखता है, तभी वो फिलोसफर किंग बना है। ठीक है, बस उसने प्लेटो ने एक लिमिटेशन रखी थी फिलोसफर किंग के, और ये भी बाद में, लेटर ऑन, जब लॉज उनकी किताब आई थी ना, द लॉज, एरिस्टोटल की क्रिटिसिज्म के बाद, उसके बाद उन्होंने फिलोसफर किंग पे बस एक ही आपकी लिमिट रखी थी कि वो लॉज को या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकता है, वो लॉज को या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकता है, बाकी वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, और ये जो है उन्होंने अपनी किताब लॉ में लिखा, अपनी किताब लॉ में लिखा। ठीक है, क्लियर? मॉडर्न कम्युनिज्म पढ़ोगे अभी कार्ल मार्क्स में, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको क्या पता है, आप कैसे कंपेयर कर रहे हो। सो मॉडर्न कम्युनिज्म इज कंप्लीटली डिफरेंट, इसका और इसका कोई नाता नहीं है, कोई भी नाता नहीं है। ठीक है, जब कार्ल मार्क्स पे पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सारे टॉपिक्स एक ही जगह नहीं पढ़ पाओगे, वैसे भी ध्यान रखना, आप जब अपनी पढ़ाई की बात करते हो, ओरिएंटेशन का सेशन देख लिया है सबने? 2025 वाले बैच वाले बच्चों ने ओरिएंटेशन का सेशन देख लिया है, जो 23 तारीख को मिला था? जब भी पढ़ाई की बात करते हो, कॉम्पिटिटिव निकालना है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आई नो आप सबको रिसर्चर बनना है, आप सबके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, बट अभी हमारे समय की मांग क्या है? 6 महीने 10 यूनिट पेपर 2, 10 यूनिट पेपर 1। तो हमें वो स्टडी करनी है कि हमारा पेपर क्लियर हो। नो डाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो पेपर क्लियर नहीं होगा। बट अपने को सारे टॉपिक एक ही जगह नहीं पढ़ने हैं। इससे क्या होगा, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रही हूँ। व्हाट आई हैव सीन इन फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स में मैंने देखा है इंक्विजिटिवनेस आपकी इतनी ज्यादा आप पे भारी हो रही है कि आप टॉपिक से भटक रहे हो। प्लेटो का कम्युनिज्म आपने पढ़ा, फिर मॉडर्न कम्युनिज्म की डेफिनेशन आपके दिमाग में आई कि क्या है। ठीक है, आपने मॉडर्न कम्युनिज्म पढ़ा, प्लेटो का टॉपिक वहीं छोड़ जाओगे और आप चले जाओगे कार्ल मार्क्स में। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, पढ़ना है, बट अभी आपकी इनिशियल स्टेज है।
जब आपका पूरा सिलेबस होगा या 50-70% सिलेबस हो जाएगा, तब आप टॉपिक्स को इजिली रिलेट कर पाओगे, ठीक है। एटलीस्ट हैव फेथ इन समवॉट मटेरियल यू आर रीडिंग। जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा विश्वास रखो कि हाँ सही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया जा रहा है। डाउट्स पूछो, बट मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे मॉडर्न कम्युनिज्म का डाउट आपके दिमाग में आया, दैट इज ओके, गुड इनफ, बट मॉडर्न कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो बिल्कुल ही अलग एक कॉन्सेप्ट है वो, और ये बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। तो सोचते मत रहो पढ़ते समय कि अच्छा इससे क्या सवाल बनेगा। लेट मी टेल यू ऑल कि आप 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तब समझ आएगा कि इसमें आपके यूजीसी नेट के बेसिस का, जेआरएफ के बेसिस का क्या सवाल निकलेगा, ठीक है। ये मत सोचो कि अच्छा ये तो नहीं रह गया, विच आई कैन अंडरस्टैंड बाय लाइक फ्यू स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पैटर्न से, कि ये मत सोचो कि ये तो नहीं रह गया। जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस करो, जो रह गया उसको देखेंगे, कम से कम 50-70%, 80% सिलेबस पढ़ लें, फिर देखेंगे ना क्या रह गया। बट लेट्स नॉट गो इनटू दिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक कि अच्छा दूसरा टॉपिक भी कर लेते हैं, या कोई कंपैरिजन ना रह जाए, कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो कभी कहीं भी ना पूछी गई हो बट आपको पता होनी चाहिए। डोंट रन बिहाइंड थिंग्स विच आर लेसर नोन, डोंट रन बिहाइंड फैक्ट्स विच आर लेसर नोन, रन बिहाइंड द फैक्ट्स विच एवरीवन नोज। लेसर नोन पे बाद में काम करेंगे, पहले उस लेवल तक तो पहुंच जाए जिसपे सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, जितनी पढ़ाई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी करके जाते हैं, ठीक है। चलो एनीवेज, मुझे बताओ फिलोसोफर किंग का सिद्धांत क्लियर है? और प्लेटो के कोड्स कल मैंने होमवर्क में दिए थे, कितने पढ़ के आए हो? किसी में कोई डाउट है तो बताओ। कंक्लूजन भी पढ़ने को बोला था और आपको कमेंट्रीज भी बोली थी, किसी में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम एरिस्टोटल की तरफ बढ़े। एक दो सवाल सॉल्व करेंगे फिर हम एरिस्टोटल की तरफ बढ़े। कोई डाउट है तो बताइए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है चलो, तो सॉल्व करते हैं एक दो सवाल। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ इसका सही जवाब क्या है। हिंदी वालों के लिए आई विल चेंज द स्लाइड, पढ़िए और बताइए। होमवर्क करके नहीं आए हो, कर लिया करो होमवर्क, क्योंकि शायद वो एक तरीका है जिससे आपका भी डिसिप्लिन बढ़ेगा और जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीजें धीरे धीरे कवर होती जाएंगी। कोड बताओ सलोनी। इस क्वेश्चन का जवाब दो पहले, फिर देखते हैं, कोड की तरफ चलते हैं। हिंदी वाले देख लीजिए। ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सबसे पहले है विजडम, फिर है करेज, फिर है टेम्परेंस और फिर है जस्टिस। ठीक है, समझ आ रहा है? न्याय भी जरूरी है, पर न्याय का जो बेसिस है वो कहाँ से आया, अभी समझाया था ना।
सबसे पहले है विजडम, विजडम यानी वही रीजन, फिर करेज यानी सोल्जर क्लास, मैन ऑफ सिल्वर, फिर टेम्परेंस, टेम्परेंस मतलब एपिटाइट हो गया, एंड देन वी हैव जस्टिस, देन वी हैव जस्टिस। ठीक है, याद रखना। ओके, सवाल इस तरीके के आते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल सॉल्व करेंगे, बताइए, बस एक सवाल सॉल्व करेंगे और। ओके, दिस इज इजी, इसका जवाब सबको पता है। प्लेटो के लिए न्याय क्या है? वन मैन वन वर्क, वन क्लास वन ड्यूटी। ठीक है, ये सबको पता है। चलिए अब आप सॉल्व कर लीजिएगा बाकी क्वेश्चन, जो भी आपका डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा अगले क्लास में। ये कंटेंट थोड़ा रेपिटेटिव है, रिपीट हो रहा है। हम एरिस्टोटल की तरफ बढ़ते हैं। ये स्लाइड्स को मुझे डिलीट करना पड़ेगा आपको नोट्स देने से पहले। 2 बार कंटेंट आ गया पूरा प्लेटो के क्लास का। सीम्स दैट 3 बार आ गया है क्या? हाँ, देखते हैं। ओके, एरिस्टोटल के बारे में जो जो जानते हो बताते जाओ। एरिस्टोटल का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट ऑल यू नो अबाउट एरिस्टोटल? व्हाट ऑल यू नो अबाउट एरिस्टोटल, बताइए एरिस्टोटल के बारे में क्या जानते हो। एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 385 से लेकर के 323 बीसी तक इनका टाइम पीरियड है। बहुत सारी किताबों में 384 से 322 भी लिखा है, इसका कारण आप जानते हैं। उनका कथन है द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज टू ट्राई टू मेक अनइक्वल थिंग्स इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट, उनका एक कथन है द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज ट्राई टू मेक अनइक्वल थिंग्स इक्वल। असमानता का सबसे बुरा रूप असमान चीजों को समान बनाने का प्रयास करना है। मतलब एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर कोई चीजें जो असमान है, जैसे कि राजा और गुलाम, राजा और गुलाम या मास्टर और स्लेव, राजा नहीं मास्टर कहेंगे, मास्टर और स्लेव ये असमान है। अगर आप प्रयास कर रहे हो कि इन्हें आप समान बनाओ, अगर आप प्रयास कर रहे हो कि इन्हें आप एक लेवल पे ले आओ, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इससे बड़ी असमानता और कोई नहीं हो सकती। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज टू ट्राई टू मेक अनइक्वल थिंग्स इक्वल। अगर आपने अनइक्वल चीजों को इक्वल करार करने का प्रयास किया, इक्वल करने का प्रयास किया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, इनका जब थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ोगे आप, या फिर इन्होंने क्या कहा था मास्टर्स और स्लेव्स को लेकर के, तो आपको ये थॉट और ज्यादा क्लियर होगा। राइट, अब क्या क्या जानते हैं आप और बताइए, क्या क्या जानते हैं आप और एरिस्टोटल के बारे में बताते जाइए। देखिए एरिस्टोटल का जो टाइम पीरियड है 385 से 323, इस टाइम पीरियड में अगर हम भारत में देखें तो मौर्य वंश था, मौर्यंस वर देयर, मौर्यंस वर देयर। ठीक है, इंडिया में। तो इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, उनके जो स्टैब्लिशर थे, उनके जो डायनेस्टी के स्टैब्लिशर थे कौटिल्य, वो एरिस्टोटल के समकालीन है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट रोल एरिस्टोटल का है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल कौटिल्य का है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। आईपीटी में कौटिल्य भी पढ़ोगे, बट इतना याद रख सकते हो आप कि ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ कौटिल्य। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ कौटिल्य। ठीक है,
इनका जन्म एक कॉलोनी में हुआ था, इनका जन्म एक कॉलोनी में हुआ था, ठीक है। कॉलोनी मतलब उपनिवेश एक तरीके से, जिसका नाम है स्टैगरस। मैसेडोनिया की एक कॉलोनी थी स्टैगरस, स्टैगरस मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पिता का नाम निकोमैकस था, पिता का नाम निकोमैकस था। इनकी एक किताब है निकोमैकियन एथिक्स, जो कि पिता के नाम पर ही है। निकोमैकस इनके पिता एक चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, और कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड का प्रभाव उनके पिता से ही उनमें आया है, साइंटिफिक मेथड का प्रभाव उनके पिता से ही उनमें आया है, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया, ये तो आपको पता है। पहले प्रैग्मेटिक थिंकर थे, पहले प्रैक्टिकल थिंकर थे, पहले यथार्थवादी विचारक थे, रियलिस्ट या प्रैग्मेटिक थिंकर थे, यानी पहले यथार्थवादी विचारक थे। अनलाइक प्लेटो जो कि आइडियलिस्ट थिंकर थे, इन्होंने डेटा फैक्ट की स्टडी करके साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है पॉलिटिकल साइंस को समझने में, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी दी है, राज्य का जैविक सिद्धांत भी दिया है। ये भी कहीं ना कहीं आपको उनका साइंटिफिक मेथड की तरफ टिल्ट दिखाता है, राज्य का ऑर्गेनिक थ्योरी, राज्य का जैविक सिद्धांत। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राज्य का जो जैविक सिद्धांत है या ऑर्गेनिक थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं ऑर्गन से राज्य को कंपेयर करता है, एंड इट इज सिमिलर टू व्हाट वी डू इन साइंस। तो यहां भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा इन्हें फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति के जनक के रूप में हम एरिस्टोटल को जानते हैं। क्यों? क्योंकि तुलनात्मक राजनीति जो है उसका जन्म हुआ है कई साल बाद, कई हजार साल बाद, ठीक है। 1960 के दशक में अगर हम देखें तो एज ए डिसिप्लिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इवॉल्व होता है। बट अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की नींव देखें, भले एक सब्जेक्ट की तरह ये अभी डेवलप हो रहा है, बट इसका प्रयोग एरिस्टोटल ने ही पहली बार किया था, जब उन्होंने 158 संविधान पढ़े और उसमें से 6 बेस्ट फॉर्म हमें दिए। प्लेटो के लिए, सॉरी, एरिस्टोटल के लिए संविधान या पॉलिटिकल सिस्टम मतलब सेम था, ठीक है। तो 158 संविधान उन्होंने पढ़े और उसमें से 6 बेस्ट फॉर्म हमें बताए, इसीलिए हम उन्हें जो है फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहे गए हैं। फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसने ये दर्जा दिया है उन्हें? मैक्सी करके एक विचारक थे, उन्होंने कहा है दैट प्लेटो इज फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। पहले राजनीतिक साइंटिस्ट थे प्लेटो, ठीक है। 158 ना कि 598, 158 संविधानों की स्टडी करी। हम जानते हैं प्लेटो के बारे में कि इन्होंने एथिक्स और राजनीति को भी अलग किया था। एथिक्स यानी मॉरलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस को अलग करने की शुरुआत की थी। जैसे कि आप जब भारतीय राजनीति में परिवर्तन पढ़ते हो तो आप देखते हो कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन भले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इंप्लीमेंट हुए, बट उनकी नींव कुछ 4-5 साल पहले ही पड़ चुकी थी, ठीक है। राजीव गांधी के समय में ही नींव पड़ चुकी थी, मतलब तब से ही एलपीजी की तरफ देश बढ़ रहा था। फॉर्मली इंप्लीमेंट उसको किया गया 1991 में। वैसे ही कहीं ना कहीं एथिक्स और राजनीति में अलग करने की बात, एथिक्स और राजनीति अलग है, ये बात एरिस्टोटल ने की, हमें रियलिज्म का इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि पहली बार राजनीति, एथिक्स, धर्म ये सब अलग अलग हैं, ये बताने वाले मैकियावली हमारे सामने आते हैं, तो हम मैकियावली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं। बट एरिस्टोटल भी, अगर हम इन्हें प्लेटो से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा अलग है। प्लेटो की पद्धति और एरिस्टोटल की पद्धति में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कहीं ना कहीं एथिक्स और पॉलिटिकल साइंस को अलग करने का, एथिक्स और पॉलिटिकल साइंस को अलग करने का प्रयास इन्होंने पहली बार करा था। ही अटेम्प्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेपरेट एथिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये देखते हैं कि उन्होंने लॉ, गवर्नमेंट, सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, इन सब के बारे में बात करी। लॉ, सरकार, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, सिटीजनशिप, नागरिकता, इन सब के बारे में बात करी है।
इन सब के बारे में बात करी है, मतलब काफी पॉलिटिकल साइंस वाले टर्म्स है ना, तो इन सब के बारे में बात करी है। जब ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी उन्होंने, तो वहां पे उन्होंने स्टेट और ऑर्गेनिज्म को, यानी एक ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म और राज्य को कंपेयर किया है और बताया, इट्स ओके, स्टेट एंड ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया है और बताया उन्होंने कि जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे उसके बॉडी पार्ट्स में हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग काम होता है ना, हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग काम होता है, वैसे ही राज्य के अलग अलग अंगों का भी अलग अलग काम होता है, अलग अलग काम होता है। एरिस्टोटल के लिए कहा जाता है ही वॉज ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लेटो, प्लेटो के सबसे महान शिष्य रहे और ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो भी रहे, और प्लेटो के सबसे महान आलोचक भी हुए। ग्रेटेस्ट डिसाइपल एज वेल एज ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो, प्लेटो के सबसे महान आपके शिष्य और प्लेटो के सबसे महान क्रिटिक यानी आलोचक रहे एरिस्टोटल, आलोचक रहे एरिस्टोटल। देखिए एरिस्टोटल को अरस्तु कहते हैं हम हिंदी में, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। एरिस्टोटल को ना म्यूजिक भी पता था, थिएटर भी पता था, फिजिक्स भी आती थी, पॉलिटिक्स भी आती थी, रिटोरिक्स भी आती थी। तो एरिस्टोटल के लिए ऐसा कहा जाता है ही वॉज प्रोबेबली द लास्ट पर्सन टू नो everything that was to be known during his time. He was probably the last person to know that was to be known during his time. उनके समय में जो जो ज्ञान एकत्रित किया जा सकता था, शायद वो आखिरी व्यक्ति थे जिनके पास हर चीज का ज्ञान था, जिनके पास हर चीज का ज्ञान था। इतने ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे एरिस्टोटल, इतने ज्ञानी थे और इतने विद्वान थे एरिस्टोटल। ठीक है, प्लेटो की एकेडमी में भी एडमिशन लेते हैं और प्लेटो की एकेडमी का माइंड कहे जाते थे। प्लेटो ने खुद कहा था ही वॉज द माइंड ऑफ द एकेडमी, पूरे एकेडमी का जो मस्तिष्क है, पूरे एकेडमी का जो स्टार किड होता है, स्टार परफॉर्मर, वो एरिस्टोटल थे। तो प्लेटो खुद कहते हैं दैट ही वॉज द माइंड ऑफ एकेडमी, राइट। नाउ लेट्स डिस्टिंग्विश अ लिटिल बिट अबाउट प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विशन कर लेते हैं, उनकी पद्धति के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हम स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हम स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस पता है आपको, बताइए। यस, बायोलॉजी के भी, मम्मी बायोलॉजी के भी जनक कहे जाते हैं। बायोलॉजी जूलॉजी दोनों के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, बताइए क्या क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। प्लेटो यूटोपियन थे, प्लेटो जो है वो यूटोपियन थे, यूटोपियन पता है आपको। एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक थे, यथार्थवादी थे। एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक थे, यथार्थवादी थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग आलम। रैडिकल थे प्लेटो, रैडिकल मतलब उग्र, तुरंत परिवर्तन चाहते थे। एरिस्टोटल कंजर्वेटिव थे, वो परिवर्तन को पसंद नहीं करते थे, अनुदारवादी थे, या फिर आप कह सकते हो रूढ़िवादी थे एरिस्टोटल, राइट। नेक्स्ट, टीचर स्टूडेंट, हाँ ये भी हो सकता है। प्लेटो परफेक्शन के पीछे भागते थे। क्या कहा है किसी महान व्यक्ति ने कि परफेक्शन के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। प्लेटो परफेक्शन के लिए के पीछे भागते थे, जैसे कि आइडियल स्टेट। एरिस्टोटल मॉडरेशन के पीछे भागते थे, मध्यस्थता, मध्यस्थता, जैसे कि इनका गोल्डन मीन का सिद्धांत अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। मध्यस्थता के पीछे भागते थे, मॉडरेशन के पीछे भागते थे। ठीक है, प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया, ऐसे याद कर लो, नहीं याद हो रहा है तो। प्लेटो ने डिडक्टिव, एरिस्टोटल ने इंडक्टिव, यानी पीडी कर लो या डीपी लगाते हो, डीपी कर लो, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऐसे कुछ करके याद कर लो, डिडक्टिव प्लेटो, एरिस्टोटल इंडक्टिव, राइट। तो प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया, एरिस्टोटल ने इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया। ये कुछ इनके बीच के डिफरेंसेस हैं, बट कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं। समानताएं क्या है? समानताओं की अगर हम बात करें, सिमिलैरिटीज की,
तो प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे, लोकतंत्र को पसंद नहीं करते थे, लोकतंत्र की आलोचना करते थे। ठीक है, दोनों मानते थे, दोनों का ये मानना था दैट मैन इज सोशल एनिमल बाय नेचर, मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर, मनुष्य स्वभाव से एक प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। इसका मतलब राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सोसाइटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट थी दोनों के लिए, राइट। दोनों का मानना था स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य मनुष्य ने नहीं बनाई है बल्कि प्राकृतिक संस्था है। दोनों मानते थे कि राज्य नेचुरल इंस्टीट्यूशन है और यही क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट्स का बेसिस है, यही शास्त्रीय राजनीतिक विचार का बेसिस है। मतलब प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों स्टैटिस्ट थे, दोनों राज्यवादी थे, दोनों राज्य को इंपॉर्टेंस देते हैं, दोनों राज्य को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट मॉरल परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल के लिए एग्जिस्ट करता है। मतलब दोनों कहते हैं इंडिविजुअल्स के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल्स कैन नॉट गो अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरोध में कोई भी व्यक्ति कोई भी इंडिविजुअल बात नहीं कर सकता, इंडिविजुअल्स राज्य के विरोध में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, दोनों स्लेवरी को सपोर्ट करते हैं, दास्ता को, दोनों स्लेवरी को, गुलामियत को या दास्ता को सपोर्ट करते हैं, दोनों, प्लेटो भी और एरिस्टोटल भी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, एनी डाउट टिल नाउ? हाँ, दास प्रथा के समर्थक दोनों थे, राइट। प्लेटो ने भी बाद में दिया तो इसको हम डिफरेंस नहीं कह सकते अर्चना, क्योंकि बाद में प्लेटो ने भी लॉ को इंपॉर्टेंस दिया। आप ऐसा लिख सकते हो कि वो यूटोपियन थे, ये प्रैग्मेटिक, दैट्स ओके। बेसिस ऑफ व्हाट मतलब सलोनी क्या पूछ रहे हो? कहाँ पे बेसिस वर्ड लिखा है मैंने? बेसिस वर्ड तो नहीं दिख रहा है मुझे कहीं। हाँ, स्लेवरी को दोनों नेचुरल मानते थे। अभी पढ़ाऊंगी थ्योरी ऑफ स्लेवरी एरिस्टोटल की, वहीं प्लेटो की भी आप देख लेना। ठीक है, एक और डिफरेंस लिख सकते हो, इनकी जो एकेडमी थी उसका नाम था लूसियम, राइट। इनकी जो एकेडमी थी उसका नाम था अकेडमिया। बहुत ही फनी तो नहीं, बहुत ही अलग सा एक डिफरेंस है बट है। ठीक है, इनकी एकेडमी का नाम था लूसियम, उनकी एकेडमी का नाम था अकेडमिया। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, प्लेटो ने कम्युनिज्म की बात करी, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, है ना। एरिस्टोटल ने उसकी कड़ी निंदा करी। एरिस्टोटल कहते हैं फैमिली इज इंपॉर्टेंट, एरिस्टोटल के लिए परिवार जरूरी था। कहते हैं अगर परिवार नहीं होगा तो लोग राज्य में भागीदारी नहीं करेंगे, रोज लोगों का काम करना जो है वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं फैमिली इज बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट फैमिली है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझेंगे कि वो कहते हैं फैमिली सबसे बेसिक यूनिट है, फैमिली से निकलता है क्या, याद रखना ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, फैमिली से निकलता है विलेज, विलेज से निकलती है कम्युनिटी और कम्युनिटी से निकलता है आपका स्टेट। यानी कई सारे परिवार मिलकर के गांव बनाते हैं, कई सारे गांव मिलकर के समुदाय बनाते हैं और कई सारे समुदाय मिलकर के राज्य बनाते हैं, और यही आपका राज्य का ओवरऑल डेवलपमेंट एरिस्टोटल समझाते हैं, एरिस्टोटल समझाते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट। मैंने कहा सलोनी, शास्त्रीय राजनीतिक विचार का ये आधार है
कि राज्य इंपॉर्टेंट है, राज्य प्राकृतिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्लासिकल और मॉडर्न थॉट में क्या डिफरेंस है, क्लासिकल और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या डिफरेंस है। देखो, क्लासिकल मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो मानता है कि पॉलिटिक्स की मॉरल ड्यूटीज है, पॉलिटिक्स की मॉरल ड्यूटीज हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स की नैतिक ड्यूटीज हैं, जो ड्यूटीज क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट कहता है कि राज्य को पूरी करनी है। तो स्टेट यहाँ पे प्राकृतिक इंस्टीट्यूशन है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन, राइट। जब हम मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर, पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर, कोई भी नैतिक ड्यूटी नहीं है, बस शक्ति के लिए संघर्ष है। राज्य नेचुरल भी हो सकता है प्लस ह्यूमन मेड भी हो सकता है, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप पढ़ोगे तो राज्य ऐसा नेचुरल भी हो सकता है, ह्यूमन मेड भी हो सकता है, बट क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट की नींव है कि राज्य जो है वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, राज्य जो है वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, प्राकृतिक संस्था है, राइट। चलिए, इसमें से कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलो तो हम स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या क्या है स्लाइड्स में। थोड़ा सा 10-15 मिनट और पढ़ लें, फिर ब्रेक दूंगी आपको, फिर 11 बजे क्लास है। एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ग्रेटेस्ट डिसाइपल थे प्लेटो के, ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी थे। पॉलिटिकल थिंकर्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव है एरिस्टोटल का आगे आने वाले समय में। पहले प्रैग्मेटिक थिंकर थे, व्यवहारिक विचारक थे, जिन्होंने साइंटिफिक पद्धति का प्रयोग किया। इन्हें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के जनक के रूप में भी जानते हैं। जब वो 17 साल के थे 367 में उन्होंने प्लेटो की एकेडमी को ज्वाइन किया। 343 या 42 डेटा क्लियर नहीं है, एरिस्टोटल को फिलिप II ने बुलाया था, फिलिप II ने, जो कि मैसेडोनिया के राजा थे, मैसेडोनियन कैपिटल पेला में बुलाया था। फिलिप द्वितीय के 13 साल के बेटे थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्हें शिक्षित करने के लिए। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि सबसे पहले हमारे सामने आए कौन, सबसे पहले हमारे सामने आए सुकरात, फिर सुकरात के शिष्य प्लेटो, फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु, फिर अरस्तु के शिष्य अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, लूसियम स्कूल की स्थापना करी थी एथेंस में 335 में, लूसियन स्कूल की स्थापना करी थी एथेंस में 335 में एरिस्टोटल ने। उन पे प्रभाव किसका किसका था? सबसे पहला प्रभाव था उनके पिता का, जो कि मैसेडोनिया के राजा के चिकित्सक थे, मैसेडोनिया के राजा के चिकित्सक थे, साइंटिफिक पढ़ाई करी हुई थी इनके पिता ने। उसके बाद हमने देखा कि एरिस्टोटल अपने पिता से ही साइंटिफिक और एनालिटिकल अप्रोच लेते हैं। स्टेट और ऑर्गेनिज्म का रेपिटेटिव कंपैरिजन करते रहते हैं, जैसे कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, सारे व्यक्ति अंग है राज्य के, वैसे ही हमारे बॉडी के जो अंग है वो काम करते हैं, ऐसे करके वो अपनी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट देते हैं, जिसमें स्टेट और ऑर्गेनिज्म को जो है वो कंपेयर करते रहते हैं। प्लेटो का प्रभाव था क्या? जी बिल्कुल था। प्रोफेसर फॉस्टर ने कहा है एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। प्लेटो का प्रभाव क्या क्या था? वो कहते हैं सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आपको सिमिलैरिटीज में बताया था। डेमोक्रेसी को दोनों पसंद नहीं करते थे, राज्य का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य और इंडिविजुअल के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि उधर प्लेटो ने भी कहा था कि स्टेट का छाया इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की छाया स्टेट है, और एरिस्टोटल ने भी कहा कि फैमिली से निकलता है विलेज, विलेज से कम्युनिटी, कम्युनिटी से स्टेट, तो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। स्लेवरी दोनों के लिए जरूरी थी, दोनों के लिए नेचुरल थी। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंसेस को भी हम वापस से नहीं रिविजिट करेंगे। अब बात आती है किताबों की। सबसे पहली किताब है निकोमैकियन एथिक्स 350 BC, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। निकोमैकियन एथिक्स, निकोमैकियन एथिक्स में उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है, या आइडिया ऑफ जस्टिस दिया है, जस्टिस न्याय का सिद्धांत दिया है। क्या है उनका न्याय का सिद्धांत? ह्यूमन बींग्स तभी खुश रह सकते हैं जब वो अपने बेसिक फंक्शन को पूरा करें, ह्यूमन बींग्स तभी खुश रह सकते हैं जब वो अपने बेसिक फंक्शन को पूरा करें, यानी कि जो भी काम उनको दिया गया है उस काम को अच्छे से करें, तभी समाज में न्याय होगा, तभी वो खुश होंगे, राइट। पॉलिस ग्रीस भाषा का वर्ड है जिसका मतलब है सिटी स्टेट, नगर राज्य। तो नगर राज्य में अगर आपको सही से रहना है तो अपना काम आपको करना है। दूसरा, मेटाफिजिक्स,
मेटाफिजिक्स में उन्होंने प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया को क्रिटिसाइज किया। प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज को क्रिटिसाइज किया। प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज कहती है सिर्फ विचार इंपॉर्टेंट है ना। एरिस्टोटल कहते हैं नहीं, एरिस्टोटल रिजेक्ट करते हैं ऐसे, कहते हैं विचार भी इंपॉर्टेंट है और फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैटर भी इंपॉर्टेंट है, आइडियाज और फॉर्म्स दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज को वो रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं आइडियाज और फॉर्म्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे उन्होंने बीइंग क्वा बीइंग का कॉन्सेप्ट दिया। बीइंग क्वा बीइंग का कॉन्सेप्ट क्या है? बीइंग इन जनरल रेदर देन स्पेसिफिक ऑफ दिस, मतलब रियलिटी इज एज इंपॉर्टेंट एज फॉर्म, यानी विचार और फॉर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। बीइंग क्वा बीइंग आप ऐसे कह सकते हो, आइडिया प्लस रियलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, आइडिया प्लस फॉर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो, राइट। मेटाफिजिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एरिस्टोटल की एक ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने सारे अपने पॉलिटिकल आइडियाज दिए हैं। जैसे कि यहां पे उन्होंने पॉलिस वर्ड समझाया है, पॉलिस मतलब सिटी स्टेट। कोइनोनिया वर्ड समझाया है ग्रीस भाषा का, जिसका मतलब है पॉलिटिकल एसोसिएशन। पॉलिटिक्स में उन्होंने अपने सारे राजनीतिक विचार दिए। उन्होंने बताया है कि कैसे पॉलिटिकल कम्युनिटी का रोल होना चाहिए, पॉलिटिक्स लोगों के जीवन में क्या रोल स्टैब्लिश करती है, प्ले करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा उनकी और भी किताबें हैं, फिजिक्स, रिटोरिक्स ऑन द सोल, यूडेमियन एथिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो पूछो। चलो अब ये समझते हैं, एरिस्टोटल को थिंकर ऑफ कॉमन सेंस कहा जाता है। एरिस्टोटल को थिंकर ऑफ कॉमन सेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है थिंकर ऑफ कॉमन सेंस? क्योंकि उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान पे बहुत ज्यादा फोकस किया। अच्छा चलो अभी पहले बता दो, कोई डाउट तो नहीं है? 2 मिनट बाद ये शुरू करेंगे। आपका अभी रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। शादाब, सलोनी, अनुष्का आ गया है, ठीक है, ओके। थैंक यू। क्यों अभी क्लास खत्म नहीं हुई है? ये तुम लोग का अच्छा तरीका है। ये मेरे टीचिंग करियर में मैंने हमेशा देखा है, जब स्टूडेंट्स का पढ़ने का मन नहीं करता कहते थैंक यू मैम। अरे स्कूल में थोड़ी होगी थैंक यू बोलोगे और मैडम चली जाएंगी, मैडम यहाँ पे अलग ही है। तुम थैंक यू बोलोगे, मैं फिर भी पढ़ाऊंगी अगर मुझे पढ़ाना होगा तो। ठीक है सुनील, जोकिंग वॉज जोकिंग, बट ठीक है, खत्म करते हैं। यहां से हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ एरिस्टोटल एज थिंकर से अगले क्लास में पढ़ेंगे, राइट। चलिए, आई एंड दिस हियर। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन योर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि 11 बजे है, 40 मिनट बाद ही है। तो सुबह सुबह की पहली क्लास थोड़ी लाइट कर लेते हैं आपकी। जाइए थोड़ा ब्रेकफास्ट कीजिए, चाय वाय पीजिए, वापस से 11 बजे आ जाइएगा। सेम क्लास एरिस्टोटल कंप्लीट करेंगे और मैकियावेली शुरू करेंगे। बाय।